नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय लेकर हम आपके सामने होते हैं और साथ ही इन विषयों से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं ताकि इन कृषि संबंधी विषयों के बारे में आपको और जागरूक कर सकें, आप तक और ज्यादा जानकारी पहुंचा सकें। इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है तो उसका भी जवाब दे सकें। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपकी कॉल्स लेंगे। आइए डालते हैं नजर आज के विषय पर। आज का हमारा विषय अगैती मटर की बुआई एवं किस्में और साथ ही बात करेंगे मखाना की खेती के बारे में। तो बिल्कुल, अगर आप मटर की फसल लेना चाहते हैं या फिर मखाना के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें जरूर कॉल करें। 2 टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं। हमारे साथ जो 2 मेहमान रहेंगे कार्यक्रम में उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बीबी शर्मा है, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सर, शाकीय विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में, और आपसे हम बात करेंगे मटर के बारे में, अगैती मटर के बारे में। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो भी हैं, डॉक्टर राजीव शर्मा जी हैं हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका डॉक्टर शर्मा जी। और आप बता दें, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। सर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में और आपसे मखाना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जो भी सवाल होंगे इससे जुड़े हुए वो आप तक पहुंचाए जाएंगे, आप दर्शकों के, ताकि सवालों के जवाब दे सकें या फिर उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वो हम तक पहुंचा सकें। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बीबी शर्मा से हम बात करते हैं जो कि हमें आज अगैती मटर के बारे में बताने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले अगर हम मटर की बात करें, देखिए होता ये कि जिन किसानों ने धान की फसल ली और वो अक्टूबर तक मान लीजिए तैयार हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक लगभग 2 महीने का समय बचता है। दिसंबर में मान लीजिए उन्हें गेहूं की फसल लेनी होती, तो कहते हैं कि ये जो 2 महीने हैं इसमें कई ऐसी जो शॉर्ट ड्यूरेशन या कम अवधि वाली फसलें ली जा सकती हैं जिससे किसानों को मुनाफा हो सकता है, और अगैती मटर में भी काफ़ी यहाँ पर किसानों के लिए स्कोप है। बिल्कुल, आपने सही ये बात कही, क्योंकि आजकल किसान के जो मुख्य उद्देश्य है वो है सब्जियों की खेती करके विशेषकर उनमें अच्छे से मुनाफा कमाना और कम अवधि की फसलें। तो क्या होता है कि जो 2 महीने का जो खेत खाली रहता है उसमें जो सब्जियों में जो अगेती मटर है वो बहुत ही फलदायी होती है और बहुत ही लाभकारी होती है। तो किसान भाई इसकी खेती करके काफी मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान भाई बड़े इसमें रहते हैं कि उनको बहुत जल्दी सोइंग करने की रहती है ताकि उनका मार्केट में, बाजार में उत्पाद जल्दी आ जाए। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये अंतर है जो उसको विशिष्ट रूप से आप बहुत अच्छे से समझे बारीकी से। एक तो होती है मुख्य फसल। तो मुख्य फसल जो है वो लगाई जाती है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, यानी सब्जी मटर की मुख्य फसल जी। तो क्योंकि ये जो सब्जी मटर है ये है एक शीतकालीन सब्जी है जिसके लिए जो तापमान की हम बात करते हैं तो 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसके फलन फूलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अंकुरण के लिए तापमान है वो 22 से लेकर के 25 तक इसमें अंकुरण हो जाता है अच्छे से। तो अभी जो लगाने का समय नहीं है, अभी तापमान काफ़ी 30-32 से ऊपर है। तो किसान भाइयों को क्या करना है, 25 सितंबर के बाद, यानी अंतिम सप्ताह जो सितंबर का है और प्रथम सप्ताह आप कह सकते हैं अक्टूबर का, वहाँ पर अगेती सब्जी मटर की जो किस्मों का चयन करके वहाँ से उनको लगाना शुरू करें। और जिसकी जो अंतर है ये है कि जो हार्वेस्टिंग है, जो पिकिंग की बात करते हैं, तुड़ाई की बात करते हैं, यह 60-65 दिन में बन करके तैयार हो जाती है। तो लगभग 1-2 महीने में आप प्रति एकड़ से तकरीबन किसान भाई 1 लाख रुपए तक मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए क्योंकि अगर आप मटर की फसल लेते हैं तो गेहूं के लिए भी अच्छा आपका खेत तैयार हो जाता है जी। और हम इसे ये भी कह सकते हैं जो क्रॉप रोटेशन होता है उसके तौर पर भी देख सकते हैं। सही, जैसे लेग्यूम क्रॉप है तो जड़ वाली जो जिसकी जो जड़ है उनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, नोड्यूल्स, गांठें रहती हैं। तो ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है अतिरिक्त, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती हैं। तो जब हम फसल क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, फसल चक्र की बात करते हैं, तो जो धान्य फसलें हैं उनके बीच में एक लेग्यूम वाली फसल को लगाना उसके लिए अनुशंसा की जाती है। और शॉर्ट ड्यूरेशन, कम अवधि की अगेती किस्में है।
तो यह बहुत ही लाभदायी रहती है किसानों के लिए। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से आप अगेती मटर या सब्जी मटर की बात करें वो आप खेतों में लगा सकते हैं, सही समय क्या है, किस्में कौन कौन सी हैं और सही समय पर आपको फसल प्राप्त हो सके इसके लिए कौन सी विशेष बातें हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं मटर पर हमारी रिपोर्ट। मटर हमारे देश में सब्जी और दलहनी दोनों फसलों में आता है। मटर की सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में ली जाती है। साथ ही मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में भी इसकी खेती की जाती है। प्रोटीन से भरपूर मटर जहां स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, वहीं इसकी खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। बाजार में इसका अच्छा भाव मिले, इसके लिए कुछ किसान मटर की अगेती फसल लेते हैं। किसान कम अवधि में तैयार होने वाली मटर की प्रजातियों की बुआई सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर माह के मध्य तक कर सकते हैं, जिनमें मुख्य है आजाद मटर 3, काशी नंदिनी, काशी मुक्ति, काशी उदय और काशी। मटर की इन प्रजातियों की सबसे खास बात यह है कि ये 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती हैं। ऐसे में खेत जल्दी खाली हो जाते हैं। मटर की खेती के लिए दोमट और हल्की दोमट मिट्टी दोनों उपयुक्त होती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और उसके बाद 2 से लेकर 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलोग्राम बीज काफी होते हैं। बुआई से पहले बीज उपचार करें, जिससे फसल को बीमारियों से बचाया जा सके। अगेती प्रजाति की मटर की बुआई से 24 घंटे पहले बीज को पानी में भिगो लें, फिर छाया में सुखाकर इसकी बुआई करें। बुआई करते समय उर्वरक का प्रयोग विशेषज्ञ की सलाह से करें। तभी आपने सब्जी मटर पर ये हमारी विशेष रिपोर्ट देखी और ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं अगेती सब्जी मटर के बारे में। तो हमारे वो किसान जो कि अपने खेत को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लेना चाहते हैं और साथ ही अपनी मिट्टी की सेहत को भी दुरुस्त रखना चाहते हैं, उनके लिए सब्जी मटर की फसल लेना बहुत उचित कदम है। तो अगर आप भी इसके बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में कौन सी फसल लें, तो इसके लिए हम आज आपको सब्जी मटर के बारे में जानकारी दे रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर बीबी शर्मा जी हैं, उनसे और बात करते हैं। और साथ ही अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल भी कीजिए, टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स को नोट करके आप हमें अपने सवाल बता सकते हैं। तो सर, अब जैसे हम सब्जी मटर के बारे में हम बात कर रहे थे और अभी जैसा कि हमने यही बात की कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल होती है, किसानों को अच्छे भाव भी मिलते हैं। तो अगेती किस्में सबसे पहले तो कौन कौन सी हैं यही समझ लेते हैं और कब से इनकी बुआई शुरू की जाए, फिर वो आगे बात करते हैं जी। और खासतौर पर सब्जी मटर जो है जी, तो जो किसान भाई सब्जी मटर की खेती करने के इच्छुक हैं और विशेषकर अगेती इसकी खेती करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं सलाह देना चाहूँगा कि बीज का सही चुनाव करें। कई बार क्या होता है कि वो मध्यम वाली किस्में हैं जो कि पकने में ज़्यादा समय लेती है, 90 दिन से 100 दिन तक ले रही हैं, कई जो लेट फसलें वो ज़्यादा लेती हैं। तो आप एक सोर्स है जो विश्वसनीय सोर्स से बीज खरीदें और जो मैं यहाँ पे किस्मों के नाम बताना चाहूँगा, जिसमें से कुछ विशेष किस्में हैं। पूसा संस्थान से विकसित है पूसा श्री। पूसा श्री ये 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी विशेष खासियत यह है कि यह एक जड़ सड़न एक रोग होता है, बीमारी होती है, इसको उकठा भी कहते हैं किसान भाई, जिसमें पौधे पीले पड़ जाते हैं। विशेषकर अगेती किस्म, अगेती जब खेती करते हैं तब आता है। उसके लिए इसमें प्रतिरोधकता है, उसको सहन कर सकता है और उसके प्रति बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसमें। तो पूसा श्री का बीज ले सकते हैं। दूसरा जैसे किस्में पूसा प्रबल आप अगेती में भी लगा सकते हैं और मध्य में भी लगा सकते हैं, मध्यम नवंबर में भी। तो इसमें भी विल्ट जो फ्यूजेरियम विल्ट मैंने बताया उसके प्रति प्रतिरोधकता है। और जो कुछ किसान भाई जैसे कि पंजाब क्षेत्र से लगाना चाह रहे हैं तो मटर अगेता 7, मटर अगेता 6, और जो उत्तर प्रदेश में किसान भाई इस एरिया में लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर काशी नंदिनी जो कि भारतीय कृषि जो कि वाराणसी सब्जी अनुसंधान केंद्र जहाँ पर है वहाँ से वो विकसित है, काशी नंदिनी, काशी उदय, काशी मुक्ति जो अगेती किस्में हैं, और आज़ाद P3। और ये किस्में ऐसी हैं जिन किस्मों का जो फली की लंबाई है, क्योंकि बाजार में भाव है वो फली लंबाई के आधार पर मिलता है, तकरीबन 7 से 8 सेंटीमीटर तक लंबाई है। ये अंतर है
अगेती किस्मों की जो लंबाई है, एक हम बात कर रहे हैं मध्यम किस्मों की, तो मध्यम की तुलना में अगेती फसलों की जो फली की लंबाई है वो थोड़ा उनसे कम रहती है, लेकिन बाजार उपज भी कम रहती है। लेकिन इसका जो बाजार भाव है, क्योंकि मार्केट में ये अच्छे जल्दी से आ जाती हैं, 60-65 दिन में तैयार होकर के आ जाती हैं, तो इनको अच्छे से भाव मिलता है। तो इन किस्मों का विशेषकर किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। जी, तो सर ये बताएं कि इसकी हार्वेस्टिंग का समय क्या रहता है? जैसे कि आप बता रहे हैं 60 से 65 दिन की फसल होती है, तो मेरे ख्याल से ये नवंबर फर्स्ट वीक तक हार्वेस्टिंग हो जाती होगी या पहले? और जी, इसमें क्या है, जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो दिसंबर तक होती है। हाँ, दिसंबर तक, नवंबर तक नहीं होती है, नवंबर तक नहीं। क्योंकि अच्छा, क्या हाँ, होता है कि लगाने का जो समय है, विशेषकर जब 30 डिग्री तापमान से कम तापमान हो जाए जहां पर, वहां इसकी बिजाई कर सकते हैं। और जो फूल फ्लावरिंग के लिए, फूल लगने के लिए और गुणवत्ता और मिठास डेवलप करने के लिए, अक्सर क्या होता है कि तापमान के कारण जो मिठास है वो कम रह जाता है। तो इसका जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, जो तुड़ाई कह सकते हैं आप, वो आपके दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, यानी कुल मिला के जैसे हम सितंबर बताए थे, तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो नवंबर लास्ट से लेकर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में फर्स्ट वीक खाली हो जाएगा खेत आपका। दिसंबर में आप क्या है कि अपने खेत को तोड़ाई करके 15 दिसंबर तक खेत खाली कर सकते हो। और उसके बाद जो गेहूं है, जो पछेती गेहूं की किस्में है, तो इसमें क्या रहेगा कि आपने धान लगाया, उसके बाद सब्जियों की अगेती मटर की खेती की, और फिर आपने गेहूं लगाया, तो इसीलिए यह बहुत ही उपयुक्त होती हैं। तो बीज का जैसे मैंने बताया, जो चुनाव करना है, तो ये अगेती किस्में ही, जिनका नाम मैंने बताया है, वो उनका चयन करें। और बीज दर में बड़ा किसान भाइयों को कई बार लगता है कि जब मुख्य सीजन में जब हम बात करते हैं बीज दर की, तो वहां पर 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। वहीं जब अगेती बिजाई करते हैं तो बीज है वो 100 से 120 किलो लगता है। थोड़ा सा बीज दर अधिक रखें, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जो बीज का अंकुरण है, वो अंकुरण कम होता है। तो जो क्या है कि प्लांट की जो संख्या है, पौधों की संख्या है प्रति हेक्टेयर, वो कम रह जाएगी, तो आपकी उत्पादकता भी सीधे प्रभावित होती है। इसीलिए शुरुआती अवस्था में इसकी बीज दर उच्च रखें। 100 से लेकर के 120 किलोग्राम आप रख सकते हैं प्रति हेक्टेयर में। ठीक है सर, तो ये तो बात हुई मटर पर, और हमारा दूसरा विषय जो है मखाना की खेती, उस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं मैडम जी। तो हमारे साथ राजवीर जी हैं। सर, मखाना की खेती की हम बात कर रहे हैं, और मखाना जिसे आजकल तो काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, इसे सुपर फूड की तरह भी कहा जाता है, लेकिन इसकी खेती को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है लोगों को, किस तरीके से इसकी खेती की जाए, क्योंकि अब तो बहुत तरह की तकनीक आ गई है कि आप अपने खेत में ही तालाब बना के कर सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है, मखाना जो है एक हमारी बहुत अच्छी क्रॉप है, वो ड्राई फ्रूट्स है, और बहुत सारे विशेषकर हार्ट पेशेंट जो है उनके लिए मखाना बहुत ही उत्तम फ्रूट बोला जाता है। इसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं, और इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और फैट बिल्कुल नहीं होती। और विशेषकर मखाना की खेती नॉर्थ बिहार में ज्यादा प्रचलित है, अब तो कुछ दूसरे राज्यों में भी की जाती है। तो मखाना की खेती के लिए किसान भाई पहले जो है बिहार के अंदर तालाबों में करते थे, और तालाबों की गहराई 8-9 फीट होती थी, पानी की बहुत मात्रा होती थी। आज हमारे वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिकों ने काफी खोज करने के बाद जो है इसको अब खेतों में भी मखाना की खेती संभव हो पाई है। जी जी, बिल्कुल। तो अब मतलब जैसे अन्य फसलें हम लेते हैं, इसी तरीके से हम मखाना की भी फसल ले सकते हैं, क्योंकि पहले ये हम सोचते थे कि जहाँ तालाब है, और जैसा कि आप बिहार के बारे में बताया, जहाँ तक मेरी जानकारी सीतामढ़ी में काफी ज्यादा इसकी खेती होती है। देखिए, ऐसा है, बिहार में नॉर्थ बिहार जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, सहरसा है, सुपौल है, कटिहार है, ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ बिहार में आती है। इन क्षेत्रों में मखाना सबसे ज्यादा उगाया जाता है। और पहले, जैसे मैंने पहले बताया कि मखाना की कोई रजिस्टर्ड वैरायटी नहीं थी। हमारे मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा, जो आईसीआर के अंदर में है एक रीजनल स्टेशन, उसका मैं 5 साल वहाँ अध्यक्ष के रूप में काम किया है। तो वहां से कुछ वैरायटी रिलीज हुई है। स्वर्ण वैदई एक वैरायटी है, एक प्रजाति है मखाना की, उसकी काफी पैदावार होती है। और किसान भाई इस जो है प्रजाति का बीज जो है
मखाना अनुसंधान केंद्र से ले सकते हैं। और लेने के बाद जो खेतों के अंदर, जैसा कि तालाब में आजकल जो है 9 फीट पानी और भी संभव नहीं हो पाता है, और किसान जो है मखाना के साथ मछली भी उगाते हैं, तो वो तालाब में पूरा तालाब उसमें बिल्कुल बुक हो जाता है। जी जी। तो ऐसी और उसमें जो है मखाना का बीज जो निकालना होता है तालाब में बहुत समस्या होती है, काफी कठिन होता है। 9 फुट पानी के अंदर किसान भाई जो है मशीन से सांस लेते हैं और नीचे पानी में बैठते हैं और जो है मखाना का बीज निकालते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए इस जो तालाब से मखाना की खेती खेतों के अंदर लेके आए। जी बिल्कुल। तो देखिए काफी यहाँ पे देखिए एक तरीके से कहें कि ट्रांजिशन है ये, कि जब हम पहले सोचते थे कि जहाँ पे तालाब वैसे वहीं पर ही मखाना हो सकता है और इसे बहुत व्यवसायिक रूप से नहीं देखा जाता था, ये बहुत ही कह दे कि असंगठित क्षेत्र था। लेकिन अब धीरे धीरे इसका वैज्ञानिक रूप भी आ रहा है, किस तरीके से इसमें नई तकनीक या जो नए तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं और सिर्फ एक खास भौगोलिक क्षेत्र तक ये सीमित नहीं रह गया है। अब किसान ऐसी जगहों पर भी कह रहे हैं जहाँ कर रहे हैं जहाँ पर इसके बारे में पहले चर्चा भी नहीं होती थी। तो कैसे आप मखाना की खेती से लाभ ले सकते हैं, सरकार कैसे इसे प्रोत्साहित कर रही है, और राजवीर जी हमें नई नई तरीकों के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे मखाना आप अपने खेत में पैदा कर सकते हैं। कुछ पानी जो भर के और जो तालाब बनाए जाते हैं उसमें मछली पालन भी कर सकते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। मखाना हमारे यहाँ सेहत के लिहाज से काफी लोकप्रिय है। जब इसकी पैदावार की बात आती है तो एक राज्य का नाम सबसे ऊपर है और वो है बिहार। एक अनुमान के मुताबिक देश की कुल खपत का करीब 90% मखाना यहीं पैदा किया जाता है। हजारों परिवार इसकी खेती और प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं। जलीय कृषि होने की वजह से मछुआरा समुदाय के लोग ही इससे ज्यादा संख्या में जुड़े हुए हैं। बिहार में करीब 13,000 हेक्टेयर पर 25,000 टन के आसपास मखाना उगाया जाता है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपए बैठता है। लेकिन इसकी खेती करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए इसे गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। मखाने की खेती जलभराव वाली काली चिकनी मिट्टी में की जाती है, क्योंकि इसके पौधों का विकास पानी के अंदर ही होता है। इसीलिए मखाने की खेती तालाब या भरे हुए पानी में की जाती है। स्वस्थ बीज को दिसंबर महीने में हाथ से तालाब में छिड़का जाता है। बीज डालने के 35 से 40 दिन बाद पानी के अंदर बीज उगना शुरू हो जाते हैं और करीब 2 से 2.5 महीने बाद पौधे जल की सतह पर दिखने लगते हैं। इस समय पौधों से पौधों और पंक्ति से पंक्ति के बीच 1-1 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। अतिरिक्त पौधों को निकाल देना चाहिए। वहीं रोपाई विधि से खेती करने पर मार्च से अप्रैल माह के बीच रोपाई का काम किया जाता है। बुआई के 2 महीने बाद पौधों पर बैंगनी रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। इसके 35 से 40 दिन बाद फल पूरी तरह से पक जाते हैं। जब फल पूरी तरह से पक जाते हैं तो गूदेदार फल फटने लगते हैं और फटने के बाद बीज पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हैं, जो 2 से 3 दिन बाद तालाब में नीचे बैठने लगते हैं, जिन्हें एकत्रित किया जाता है और फिर धोकर, सुखाकर व भूनकर फोड़ा जाता है। तो मखाना पर अभी आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी। हमने इसके पोषण के बारे में बताया कि कैसे कितने पोषक तत्वों से भरपूर होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और इसीलिए इसकी मांग भी हम देख रहे हैं बाजार में लगातार बढ़ रही है और मांग और आपूर्ति में अभी भी फर्क है, जिसका लाभ हमारे किसान ले सकते हैं। लेकिन कैसे करें मखाना की खेती, ये और विस्तार से हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले आइए अगेती मटर पर बात कर लेते हैं। और साथ ही अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हम साथ ही साथ स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करते रहते हैं, ताकि आप वहां से नंबर नोट करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज हम मखाना की खेती और साथ ही अगेती मटर की खेती पर चर्चा कर रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि किस समय पर इसकी फसल ले सकते हैं, तो सितंबर अंत आपने बताया कि अंत तक, और किस में आपने बता दी, तो अब कैसे इस फसल की बुआई करें इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही है। इसमें किसान भाई सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करें। तो जो दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7.5 तक रहे और इसमें विशेषकर जल निकास की उचित व्यवस्था रहे। और उसमें जो क्या करना है, सबसे पहले सड़ा हुआ गोबर का खाद 20 से 25 टन खेत में डालें 1 हेक्टेयर में, क्योंकि वो
जैविक कार्बन कंटेंट को बढ़ाता है और इसके लिए काफ़ी फलियों की क्वालिटी है, उत्पादकता है, उसको बढ़ाता है। तो किसान भाई क्या करें कि जैसे अब कई बार क्या पूछते हैं कि हमें डायरेक्ट सोइंग करना है या उसको मैड पे लगाना है या फ्लैट रेज्ड बेड पे लगाना है, क्यारियों में लगाना है। तो जो अगेती किस्में हैं, जो अगेती खेती है, उसको यह अध्ययन के आधार पर और अनुसंधान के आधार पर यह पाया गया है कि किसान भाई जो विशेषकर अगेती सब्जी मटर को एक रेज्ड बेड है, जैसे उठी हुई क्यारियां हैं, उन पे लगाने से क्या होता है कि बीमारी का प्रकोप कम होता है और उत्पादकता बढ़ती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं किसान भाई, तकरीबन 45 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक चौड़ी और 2 से 3 सेंटीमीटर तक ये उठी हुई। ठीक है, तो जैसे आप बताया 2 से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई हो और चौड़ाई जो है वो भी आपने बताया। अभी मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर क्योंकि कॉलर हैं इंतजार कर रहे हैं, उनका पहले हम सवाल ले लेते हैं। हेलो, राम प्रसाद जी हिसार हरियाणा से कॉल किया इन्होंने। राम प्रसाद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सुन पा। हाँ बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मखाना पर है जी। क्या डॉक्टर साहब ने बताया कि अब आम खेती हो रही मखाना की, तो क्या हरियाणा में हो सकती है? हिसार से बात कर रहे हैं ना आप? अब ठीक, कितनी पैदावार है, कितने खर्चा है, क्या भाव है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। डॉक्टर राजवीर जी क्या बताना चाहेंगे? ये हमारे दर्शक है राम प्रसाद जी हिसार हरियाणा से, ये जानना चाहते हैं क्या इनके क्षेत्र में मखाना की खेती हो सकती है और अगर हो सकती है तो कहाँ से शुरुआत करें? राम प्रसाद जी बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मखाना जो है हरियाणा के अंदर भी किया जा सकता है। जब मैं दरभंगा का अध्यक्ष था तो हमने कई राज्यों के अंदर मखाना का बीज भेजा और वहां खेती शुरू की। मखाना के लिए विशेष थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो 35 के आसपास 38 के आसपास होना चाहिए, थोड़ी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जस्ट उसकी वही एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी ये है कि आप खेतों के अंदर, खेत के अंदर 1 फीट गहराई करके उसमें आप जो है दिसंबर में नर्सरी जो है अगर 1 हेक्टर की नर्सरी लगानी है, आप 2.5 एकड़ के लिए अगर आपको मखाना की खेती करनी है तो आपको करीब 500 वर्ग मीटर के अंदर नर्सरी बनाएं। नर्सरी बनाने का तरीका यही है कि उसको 1 फुट गहराई कर दें, जमीन मिट्टी निकाल दें और पानी खड़ा कर दें। पानी खड़ा करने के बाद जो है 20 किलो बीज उसको मखाना का जो हमने वैरायटी बताई है वो डाल दें और ये काम आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में करना है और आपके 2-2.5 महीने बाद जो है नर्सरी के पौधे लाल लाल जो हैं ऊपर आ जाएंगे और मार्च के अंदर जो है आप जो है एक खेत तैयार करें जिसमें 1 फुट गहराई करें और पानी करें और पानी के साथ उसकी पडलिंग अच्छी तरीके से करें जैसे धान की करते हैं। इसमें ये ध्यान रखना मखाना की खेती के लिए पानी हमेशा आवश्यक है। पानी 1 फुट से कभी भी पानी कम नहीं होना चाहिए। तो 1 फुट गहराई का पानी रखना है और उसकी रुपाई करनी है जैसे धान की करते हैं। धान के पास पौधे लगाते हैं, इसमें 1 मीटर डिस्टेंस जो है लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी में 1 मीटर का दूरी होनी बहुत आवश्यकता है। तो इस मखाना की खेती में मैं एक बात किसानों को समझाऊंगा कि ये हर एक स्टेट में एक्सेप्ट जो है जम्मू कश्मीर या हिमाचल वहां नहीं हो पाएगी, लेकिन जो नॉर्थ के हैं, यूपी है, बिहार है, आपका हरियाणा है, यूपी पंजाब में भी कुछ क्षेत्र में की जा सकती है जहां पानी रुक सकता है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को रोके। जहां धान की खेती होती है वहां निश्चित रूप से मखाना की खेती की जा सकती है। पानी का ठहराव होना चाहिए, मिट्टी पानी को रोके कुछ टाइम के लिए। और मखाना की खेती में कुछ किसानों का बहुत कम खर्च होता है। एक बार रुपाई कर दी, इसमें कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बहुत कम होता है और इसमें खरपतवारों का प्रकोप कम होता है क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं और जल्दी से बढ़ जाती हैं। तो एक लाइन से लाइन की दूरी के बीच में जगह नहीं होती, तो खरपतवार भी पानी में देखा होगा आपने, जो पानी की फसलें हैं उनमें खरपतवार का प्रकोप थोड़ा सा अपलैंड क्रॉप से जैसे मक्का, दूसरी फसलें हैं, बाजरा है, उनमें खरपतवार ज्यादा होते हैं। जो पानी की फसलें हैं उनमें खरपतवार कम होते हैं। तो किसान भाई हरियाणा में भी मखाना की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो राम प्रसाद हमारे दर्शक थे हिसार से, ये अपने क्षेत्र में मखाना की खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसा कि राजवीर जी बता रहे हैं कि आप कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी शुरुआत करनी है वो भी उन्होंने जानकारी दी। और अगर आप चाहें तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी ले सकते हैं। कहाँ से ले, कैसे ले, इसके बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई
सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, और आज हम बात करें मखाना की खेती की और साथ ही अगेती सब्जी मटर की खेती के बारे में। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। एनके चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर। जी चौधरी साहब, बताइए क्या सवाल है? हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार सर, क्या सवाल है बताएं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगेती मटर की जो अभी किस्में बताई, इसका जो है कि बीज कहाँ से मिलेगा और कौन ऐसा सरकारी संस्था है जहाँ से हमको ऑनलाइन इसका बीज उपलब्ध हो सकता है? ठीक है सर, बहुत अच्छा सवाल है। जी सर, क्या बताना चाहेंगे? जी, इसका जो मैंने बताया बीज अभी ऑनलाइन की मैं जैसे बताऊं, अभी शुरुआत व्यवस्था नहीं की गई है अभी ऑनलाइन की। जैसे कुछ संस्थान हैं जहाँ से, जैसे मैं बताऊं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल रिसर्च बागवानी का बेंगलोर में है, उन्होंने अभी इसकी शुरुआत की है। लेकिन वहाँ की किस्मों को मैं आपके बिहार राज्य के लिए अनुशंसा नहीं करना चाहूँगा। तो बिहार के लिए आप जो किस्में लगाएं वो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से द्वारा जो विकसित किस्में हैं वो उस जोन के लिए अनुशंसित की गई हैं, और उसका बीज आप वहाँ से वाराणसी से आप मंगा सकते हैं। और उनका जो पता है उस पर आप चिट्ठी भी लिखे या उनको जो नंबर है उस पर सूचना करके वो आपको भेज देते हैं, बाई पोस्ट भेज देते हैं। ऐसा उसमें है, लेकिन ऑनलाइन अभी व्यवस्था नहीं है वहाँ। बिल्कुल, यानी पत्राचार से कर सकते हैं जी, पत्राचार के थ्रू वो आप भेज देते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। मैं विपिन सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 सवाल थे मटर से रिलेटेड। जी। पहला सवाल मैम ये था कि मटर हमारे यहाँ लगाते हैं, बट होता है कि मटर की जो फसल रहती है ना वो कुछ दिनों की, मतलब 15 से 20 दिन में है ना, मतलब 3-4 बार या 5 बार तोड़ाई होती है, उसके बाद फसल सूखने लगती है। तो ऐसा कोई बीज बताएं ऐसी किस्में जो थोड़े लंबे दिनों तक चले, जैसे लौकी गिलकी होती है तो ये काफी लंबे दिनों तक इनकी फसलें चलती हैं। और पहला सवाल ये था। दूसरा ये था कि हम जो मटर बोते हैं तो हर बार बाजार से बीज लाते हैं, तो क्या वही मटर को अंत में सुखा के और थ्रेसर में डाल के उसी बीज को नहीं रख सकते क्या? ठीक, थैंक यू। विपिन जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। कि पहला जो सवाल पूछा आपने, क्या हम सब्जी वाली मटर को कई बार 4-5 बार तोड़ने के बाद सूखने लगती है? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 4-5 बार यदि आपने तोड़ाई कर ली तो प्राकृतिक रूप से इसके बाद फिर इसमें पोटेंशियल इतना क्षमता नहीं है कि वो आपको बाद में यह तोड़ाई के लिए उपयुक्त है। फिर भी जैसे आप लगाना चाह रहे हो तो वो लेट किस्में हैं जिसका ड्यूरेशन लंबा होता है, 1 से 20 1 से 30 दिन तक जाएंगे, और उसमें आप इनकी ज्यादा तोड़ाई कर भी सकते हैं, लेकिन आपका जो लंबाई है, अवधि है, वो बढ़ जाती है, लगभग दुगुना है। हाँ, लगभग दुगुना है। तो आप यदि इसमें 4-5 बार तोड़ाई कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा आप उसमें उपज ले रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि क्या हम इसका बीज रख सकते हैं, तो मैं आपका यह बताना चाहूंगा कि कुछ फसलें होती हैं स्वपरागत किस्में और कुछ होती हैं परपरागत किस्में। तो जो मटर है, दलहनी फसलें हैं, वह स्वपरागत है, सेल्फ पॉलिनेटेड किस्में हैं। तो आप इनका खुद का बीज बना सकते हो और खुद का बीज आप थ्रेसिंग के बाद रख सकते हो। लेकिन ध्यान ये रहे, जब भी आप बीज के लिए पौधे छांट रहे हो तो ऐसे पौधे छांटें जब खेत में जिनकी लंबाई, फलियों की लंबाई अच्छी हो, जिसमें बीमारी का प्रकोप बहुत कम हुआ हो और जिसमें आप फलियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो। उनमें आप अपना कुछ चिन्ह लगा लें उन
मतलब जो स्वस्थ एक तरीके से स्वस्थ है, तो आप उनको जैसे 100 पौधे आपने बांध लिए, 1000 पौधे बांध लिए, तो उनका बीज आप अलग से थ्रेसिंग करें। जो सामान्य थ्रेसिंग के लिए न रखें, तो आप अपना बीज इसका बना सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात बताई आपने। और नंद स्वरूप मिश्रा हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। आइए जी, नमस्कार, बात करते हैं आपसे। हाँ बताएं नंद स्वरूप जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ, मखाने की खेती करने के लिए, क्योंकि यहाँ धान की खेती होती है, मखाने की खेती हमने कभी किया नहीं, तो इसको अगर हम स्टार्ट करें तो पहले हमें कोई ट्रेनिंग करनी होगी कि हमें किससे संपर्क करना होगा, जिससे हमें अच्छी जानकारी देने के बाद जिससे हम सफल किसान बन सकें? ठीक है नंद स्वरूप जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पर, हम बात करने वाले थे। डॉक्टर राजवीर, ट्रेनिंग के बारे में बताएं, क्या इसकी कोई ट्रेनिंग ली जा सकती है? देखिए, मखाना अनुसंधान केंद्र जो है दरभंगा में है, जो क्षेत्रीय रीजनल स्टेशन, वहां पर जो है ट्रेनिंग होती है मखाना की। ये जो आईसीआर कॉम्प्लेक्स पटना है ना, आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है पटना के अंदर, उसके अंदर में ही ये दरभंगा का रीजनल स्टेशन आता है। तो वहाँ समय समय पर ट्रेनिंग का प्रावधान है, और मखाना के ऊपर काफी 1 वीक की ट्रेनिंग कई बार की जाती है। तो किसान भाई, छत्तीसगढ़ के किसान हो या यूपी के किसान हो या बिहार के किसान हो या दूसरे किसी राज्य के किसान हो, वो वहां पर अपना कांटेक्ट नंबर और अपनी इच्छा से पत्र व्यवहार के जरिए आप भेज सकते हैं, और जैसे भी ट्रेनिंग होगी तो वो किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। जी बिल्कुल, तो ट्रेनिंग भी इसके आप ले सकते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से थे। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि जैसे कि धान की तो फसल लेते आ रहे हैं, चलिए मैं एक कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं इस सवाल पर आऊंगी। हेलो 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 जी, नमस्कार मुकेश जी, बताइए क्या सवाल है? देवास मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि मटर की खेती करना चाहता हूँ अगेती, तो कौन सी किस्म लगाना चाहिए, कब तक लगाना चाहिए? और जैसे दूसरे प्रांतों के लिए आपने पूसा प्रबल बताया, इसी प्रकार एमपी में कौन सी किस्म लगानी चाहिए? ठीक है सर, तो कितनी तारीख लगानी? जी बिल्कुल मुकेश जी, मध्य प्रदेश में जो किस्म अनुशंसित है जवाहर मटर 3, वो आप लगा सकते हो। और हमारे यहाँ से जो पूसा प्रगति भी किस्म है, लेकिन वो अगेती नहीं है, वो मध्य में लगेगी। तो जो मध्य अगेती लगानी है वो जवाहर मटर 3 है, वो आप बुआई कर सकते हो 15 अक्टूबर तक। इसका बीज आपको वहां से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश जो जबलपुर है, उसके कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से इसका बीज मिल जाएगा, और एक किस्म को आप अगेती में लगा सकते हो। ठीक है सर, बिल्कुल। और चलिए मखाना पर और बात कर लेते हैं। राजवीर जी, जैसे कि अभी आप, माफ कीजिएगा, एक और कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, मैं मखाने पर। हाँ बताइए, विक्रम पटेल हैं झांसी उत्तर प्रदेश से। बताइए क्या जानना चाहते हैं मखाना पर? मैम मखाने के बारे में जानना चाहते हैं। क्या कोई विशेष जानकारी चाहते हैं आप? क्योंकि हम पूरी चर्चा इसी पर ही है हमारी। चलिए, शायद नंबर कट गया, इनका कॉल कट गया है। राजवीर जी, विक्रम है ये हमारे दर्शक, झांसी उत्तर प्रदेश से, मखाना की खेती करना चाहते हैं, क्या बताएंगे? देखिए, मखाना की खेती के लिए तो किसान भाई के पास सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी उसको हमेशा खेत में, अगर तालाब में खेती करता है तो 9 फुट पानी उसको तालाब में रखना है, और अगर खेत में मखाना की खेती करना चाहते हैं तो उसको 1 फीट पानी हमेशा रखना है। और जो है पानी की व्यवस्था होगी तभी खेती जो मखाना की संभव हो पाएगी। जी। उसके लिए है पहले उसको नर्सरी का लिए तैयार करना है। बीज दरभंगा से मिल जाएगा या साबोर से भी मिल सकता है, तो बीज मंगा करके आप नर्सरी तैयार करेंगे दिसंबर के महीने में, और नर्सरी से पौध जो तैयार हो जाएंगी आपकी फरवरी और मार्च के महीने में तैयार हो जाएंगी, और मार्च के अंत में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो आप खेत की तैयारी करके उस खेत की जो अच्छी तरह पडलिंग करके और रुपाई कर दें। रुपाई करने के बाद जो है आप बीच में देखिए, मखाना की खेती अगर एक खेत में 3-4 साल तक लगातार हो गई तो आपको कोई रसायन की जरूरत नहीं है, कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि मखाना की खेती, अगर मखाना का पौधा आप देखेंगे तो इसके तने जो है इतने मोटे होते हैं और इतने बड़े बड़े होते हैं, पत्ती जो है इतनी चौड़ी होती है। कई लोगों ने मखाना का पौधा देखा नहीं होगा, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं सर। हाँ, ये मखाना के जो है एक जो तकनीकी बुलेटिन भी हमने छापा था, मखाना की उन्नत खेती। तो
जो है इस तरीके से जो है किसान भाई इसको इसकी खेती कर सकते हैं। और जो है जब अगस्त का महीना आएगा तो ये मखाना के जैसे आपने रिपोर्ट में बताया पिंक रंग के फ्लावर होते हैं, वो फ्लावरों में बीज बनते हैं, बीज फट जाते हैं, बीज फट के नीचे गिर जाते हैं और गिर के धीरे धीरे वो तली में बैठ जाते हैं। सबसे समस्या मखाना में जो किसानों को आती है, बीज को नीचे से पानी में भर बैठकर, देखो अगस्त के महीने में पानी जो खेत में गर्म हो जाता है और किसान भाई जो है सुबह सुबह एक्चुअली मखाना का जो बीज निकाला जाता है वो सुबह 8 बजे 7 बजे किसान लोग पानी में घुस जाते हैं। और 12-1 बजे तक उनको निकलना होता है क्योंकि पानी गर्म हो जाता है। जी जी। तो पानी गर्म हो जाता है, उसमें बैठ करके नीचे से मखाना का बीज को निकालते हैं, जैसे छलनी जैसी होती है। एक होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं गाजा। गाजा के अंदर उस पानी के नीचे जो है पानी को किसान पानी के अंदर नीचे सतह में उसको घुमाते हैं और उसमें मिट्टी और बीज दोनों आ जाते हैं। तो पानी होने के नाते बीज रह जाते हैं और मिट्टी छन जाती है जी। और फिर जो है भगोने जो रखते हैं तालाब में पानी में तैरते रहते हैं, उन भगोनों में वो बीज डालते हैं। जी बिल्कुल, यानी काफी मेहनत का काम है ये, लेकिन मखाना के दाम भी अच्छे मिलते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जितना इसका मार्केट बढ़ रहा है, जितनी इसकी मांग है आपूर्ति के लिए, अभी भी काफी हमारे किसानों के सामने विकल्प है, बहुत अच्छे अवसर है इस क्षेत्र में। एक कॉलर है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं राजवीर जी, आगे और हम चर्चा करेंगे इस पे। सुशांत जी है जिन्होंने ओडिशा से हमें कॉल किया है। सुशांत जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। मखाने की खेती उड़ीसा में हो सकती है क्या? ओडिशा में कैसी खेती हो सकती है, ठीक है। अब आपका भी सवाल हम ले लेते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राजवीर जी से समझेंगे क्या ओडिशा में भी मखाना की खेती की जा सकती है क्या। छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चे। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं मखाना की खेती पर और साथ ही जानकारी दे रहे हैं सब्जी मटर की अगेती किस्म के बारे में। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक और कॉल है हमारे पास, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो, शायद
आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी, या फिर कॉल पहुंच रही है। जी जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि मटर की खेती कैसे करें। कहाँ से बात करें, क्या नाम है? राहुल कुशवाहा, हम बोल रहे हैं बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ से हैं और मटर की फसल लेना चाहते हैं सर। जी बिल्कुल, आप जैसे मटर की खेती के लिए मैंने बताया है, पहले भी बताया है, जो अगेती किस्म करना चाह रहे हैं तो अगेती किस्मों का चयन करें, जिसमें कि मैंने बताया पूसा श्री है, पूसा और काशी शक्ति है, काशी नंदिनी, काशी उदय, ये काफ़ी अच्छी किस्में हैं जो आपके यहाँ काम करेंगी। और विशेषकर क्या करना है, आप बीज का उपचार करना ना भूलें, क्योंकि अगेती किस्मों में क्या होता है कि जब हम बोते हैं तो तापमान थोड़ा सा अधिक रहता है, तो अधिक तापमान के कारण और इसमें नमी होती है तो इसमें फ्यूजेरियम बिल्ट, एक जड़ सड़ने की समस्या आ जाती है। अक्सर किसान भाइयों की समस्या आती है, उनके कई सवाल रहते हैं कि हम जैसी मटर की खेती को करते हैं तो 10-20 दिन बाद पौधे पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको विशेषकर आपको बीज का उपचार जरूर करना है, और हो सके तो ट्राइकोडर्मा हार्जियनम, यह एक जैविक है और पेस्टिसाइड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर इसमें। बिल्कुल, इसी को प्राथमिकता हमें वही करना चाहिए, क्योंकि हम कीटनाशक का कम से कम प्रयोग करें और जो जैविक हैं बायोपेस्टिसाइड है उनका यूज करें। तो इसमें ट्राइकोडर्मा हार्जियनम, इसका 5 ग्राम लेकर के प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप बीज का उपचार करें। तो यह जो मैंने बताया जड़ गलने की समस्या है, जो बिल्टिंग है, जो उकठा बीमारी है, पीले पत्ते पड़ रहे हैं, वो आपके नहीं होंगे, इसका विशेष ध्यान रखना है अगेती किस्मों में। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आप पहली बार खेती कर रहे हो किसी खेत में तो उसमें क्या करना है, राइजोबियम का टीका जरूर लगवाना है बीज में। तो वो अक्सर किसान भाइयों को रहता है कैसे करना है, तो राइजोबियम का कल्चर का पैकेट आता है, तो उस पैकेट को, एक पैकेट तकरीबन रहता है 500 ग्राम के आसपास, तो उस एक पैकेट को लेकर के और 10 ग्राम गुड़ लें और 100 ml पानी में उसको घोल लें और गर्म करके फिर ठंडा कर लें। मैंने गुड़ क्यों कहा, क्योंकि जब उसमें आप कल्चर डालोगे तो उसको संवर्धन होगा, उस कल्चर का जो संवर्धन है वो बढ़ेगा। राइजोबियम जीवाणु है जो बहुत ही हितकारी है। और बीज जैसे आपने क्या है, छाया में आपने फैला लिया और उसके ऊपर आप उसको अच्छी तरह से एक पतली सी लेयर बनाने के लिए उसको स्प्रे कर दें और छाया में 2-3 घंटे तक उसको सुखा लें। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जब आप पहली बार कर रहे हो खेती मटर की, तो जो जड़ों में क्या है, जो ग्रंथियां होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, वो बन जाएंगे, जिससे कि आपको नाइट्रोजन देने की मात्रा कम देनी पड़ेगी और नाइट्रोजन की आपकी बचत होगी। और जो वातावरण में, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो अतिरिक्त वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका जो फिक्सेशन है, स्थिरीकरण है, वो ये कर सकता है। तो राइजोबियम का टीका लगाना न भूलें। ठीक है, सुभाष है कॉलर जिन्होंने हमें कॉल किया है, अभी आई बात कर लेते हैं, सीकर से हैं। सुभाष जी बताइए क्या सवाल है। हेलो, जो मटर खेती बाहर रखी है उस खेती में दीमक अधिक है, उस दीमक को कैसे कम किया जाए। मटर की खेती की है, दीमक लग रहा है। जी बिल्कुल, दीमक के लिए सबसे पहले जैसे आपको जो जो मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हो आपके खेत के आसपास या 500 मीटर की दूरी पर कहीं ना कहीं दीमक का जो बामी जिसको बोलते हैं दीमक का घर है वो जरूर मिलेगा। यदि आप उसको पहले तो उसको नष्ट करें कहीं ढूंढ करके, उसको 2-3 फुट तक वो अंदर रहती है। उसमें दीमक है ना, एक सोसाइटी में रहता है, इसमें एक राजा होता है, एक रानी होती है, बाकी वर्कर्स होते हैं। तो कोशिश करें जिसके अंदर आप 3-4 फीट खोदोगे उस बामी को, तो उसमें एक रानी मिलेगी अंदर, जो कि एक कवच होता है, अंदर बाहर कठोर उसके अंदर रहती है। आप उसको किल कर सकते हो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी रहती है तकरीबन पर डे वो 3 से 4 लाख अंडे देती है। तो वो बहुत सारे श्रमिक तैयार करती है, वो आपको नुकसान करते हैं। ये तो आपका परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपके 1 किलोमीटर के दायरे तक या 500 मीटर के दायरे तक मिलेगा। और जो जैसे आपकी खेत में समस्या आ रही है, उसके लिए जो मैं दवा बताऊंगा, क्लोरपाइरीफॉस दवा, जो 5 ml दवा 1 लीटर के हिसाब से आप जब खेत में पानी दे रहे हैं वहां डाल सकते हो, या आप टंकी से छिड़काव करें और इस तरह से छिड़काव करें नोजल का जो नीचे की तरफ रहे, जड़ की तरफ, और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक मैडम मैं जो दीमक की समस्या के बारे में थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। ऐसा है, जैसे डॉक्टर साहब ने तो बताया बहुत अच्छा तरीका, लेकिन दीमक के लिए जैसे मान लो आप किसान भाई पानी देते हैं, तो पानी जहां से खेत के अंदर जाता है वहां पर एक बोतल आती है, एक कीटनाशक है जिसका नाम है कॉन्फिडोर, इमिडाक्लोरोपिड।
उसकी बोतल का थोड़ा सा छेद करके रख दीजिए। धीरे धीरे जहां जहां पानी जाएगा, पानी तो जाएगा जहां दीमक है, और धीरे धीरे दवाई चली जाएगी। वो दवाई सबसे कारगर है। क्लोरीपाइरीफॉस भी डॉक्टर साहब ने अच्छा बताया, लेकिन ये कॉन्फिडर थोड़ी सी कम मात्रा में यूज होती है और थोड़ी सी अच्छी दवाई है। तो किसान भाई को ये क्लोरीपाइरीफॉस की जगह इसको भी, कॉन्फिडर को भी प्रयोग कर सकते हैं दीमक के। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं हमारे साथ जो दर्शक थे सुभाष जी, उनकी समस्या जरूर दूर होगी। एक और कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो। जी 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 नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताएं, धनंजय जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आपने हमें बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। धनंजय जी सवाल बताएं। जी मटर की खेती की जानकारी है जी। आप विशेष कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, आपका मतलब कोई किस्म जानना चाह रहे हैं या कोई? धनंजय जी सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? आवाज नहीं आ रही हमारी अब उन तक। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, तो कुछ मैं किस्में आपको अनुशंसा करना चाहूँगा। आप आज़ाद P3 जो वो मटर है, अगेती किस्म है, और पंत सब्जी मटर 3, इन किस्मों का अगेती के लिए चुनाव कर सकते हो अपने क्षेत्र के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बीज का उपचार करना ना भूलें, क्योंकि अगेती किस्म एक चैलेंज रहता है। इसमें उकठन जैसे जड़ गलन की समस्या है, और एक जैसे तापमान थोड़ा अधिक रहता है, और क्यारियों, उठी हुई क्यारियों पे इसको लगाएं और खेत में जल भराव ना रहे, तो ये आप अच्छे से इसकी खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जिसका आप ध्यान रखें ताकि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो। बहरहाल यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो एक बार फिर से बता दें कि आज हम बात करें मखाने की खेती के बारे में और साथ ही कैसे ले सब्जी मटर की अगेती किस्म। एक कॉलर है नियमुद्दीन जी हैं, जिन्होंने झांसी उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। हेलो जी नईमुद्दीन जी, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार मैम, मेरा नाम नईमुद्दीन झांसी से। मेरा निवेदन ये है कि पुष्पावस्था में मटर के लिए लाभदायक है वर्षा अथवा सिंचाई या हानिकारक है? जैसा कि अन्य दालों में पुष्पावस्था में हानि हो जाती है, उत्पादन प्रभावित हो जाता है, या मटर के केस में कैसा है? थोड़ा ये निवेदन है मेरा। थैंक यू मैम। जी नईमुद्दीन जी, जैसे आप पूछ रहे हैं, जैसा मैं सुन रहा हूँ कि पानी कब लगाना है, पुष्प अवस्था में ज़्यादा पानी दे दिया तो उसमें नुकसान आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मटर की जो ऐसी फसल है, सब्जी मटर की विशेषकर, इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है और इसको 2 या 3 पानी चाहिए
और हल्की सिंचाई चाहिए। 2 या 3 पानी जैसे मैंने बताया। पहला जो इरिगेशन है, जो सिंचाई करते हैं, वो बीज बुआई के पहले, ताकि खेत में अच्छी से नमी रहे और बीज का अंकुरण हो जाए। और जो दूसरी सिंचाई है वो फूल आने पर, जैसे आप खेत में देखें थोड़ा थोड़ा फूल आना शुरू हो गया है, तो उस वक्त दूसरी सिंचाई करें, हल्की करें। और जो तीसरी सिंचाई है, जब आपकी फलियां लगी उनमें दाना भरना शुरू हो जाए। तो कई किसान भाई क्या करते हैं, अक्सर ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं। पानी ज़्यादा देना मटर में बहुत हानिकारक होता है। आपके पौधे पीले पड़ जाएंगे और मटर बैठ जाएगी खेत में, और मतलब उसका डाउन हो जाएंगे, पौधे गिरने लग जाएंगे और उत्पादकता पे बीमारियां का प्रकोप बढ़ेगा। तो गहरी सिंचाई ना करें, बहुत हल्की सिंचाई करें। और मैंने जैसे बताया फूल आने पे करें, और उसके 15 दिन बाद जैसे उसमें दाने भरना शुरू होता है जब करें। तो 3 ही सिंचाई करें। जी बिल्कुल, जो उचित समय में कैसे सिंचाई करें ये अभी हमने जाना है। और आइए बात कर लेते हैं मखाना पर। हमारे साथ सर लगातार बने हुए हैं। राजवीर जी, जैसे कि मखाना की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि कैसे किसी भी क्षेत्र में बस मिट्टी उसके अनुकूल होनी चाहिए, कि पानी जो है वो उसमें ठहरा रहे, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए खेत की। लेकिन ये थोड़ा नया लगता है अगर कोई हरियाणा में करना चाहता है या फिर किसी और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर परंपरागत पर मखाना नहीं होता था। एक हमारे कॉलर भी थे हिसार से। तो कितनी लंबाई हो, चौड़ाई हो, तालाब की तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि किसान हम जान रहे हैं कि अब मछली पालन के लिए कर रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, लेकिन मखाना के लिए अगर करना चाहते हैं तो ऐसे में क्या विशेष रहेगा? देखिए ऐसा है, जैसे हम जब दरभंगा में थे तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में काफी मखाना की खेती करवाई। यूपी में सीतापुर, शाहजहाँपुर और कई डिस्ट्रिक्टों में करवाई। तो वहाँ क्या था, क्या समस्या किसानों को आई, वहाँ के जो लोकल किसान थे उनको बीज निकालना मुश्किल हो रहा था। तो उसके लिए क्या किया हमने, बिहार से अपने स्टेशन के लेवल पर उस किसानों को, जो बिहार के लोकल आदमी थे, जो सैनी लोग थे, जो मल्लाह जो ये काम करते थे, उनका एक ग्रुप बनाया और उनको ले जा करके वहाँ ट्रेनिंग दिलवाई और कुछ दिन उनको वहाँ रखा। तो प्रशिक्षण के माध्यम, ट्रेनिंग के माध्यम से किसान भाई जो है, चाहे हरियाणा के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे किसी राज्य के हों, और जबकि जैसे अभी एक प्रश्न आया था कि क्या मखाना की खेती उड़ीसा में हो सकती है? उड़ीसा में तो बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है, क्योंकि बिहार और उड़ीसा का जो है लगता बॉर्डर है और पानी की समस्या उड़ीसा में नहीं है। जैसे बिहार में पानी खड़ा हो जाता है, बारिश काफी होती है, पानी रुकता है, उसी तरीके से उड़ीसा में भी, मणिपुर में भी, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी मखाना की खेती अच्छे ढंग से शुरू हो गई है। तो किसान भाई देखिए, शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। इसका मखाना का बीज निकालने में समस्या आती है। इसके मखाना के बीज के बाद जो है इसमें से लावा जो निकलता है, जो हम बाजार में खाते हैं सफेद रंग का, आपको बता दूं इसका बीज जो है काले रंग का होता है। जो काबुली चना होता है ना, काबुली चना मटर का होता है, मटर का दाना होता है, मटर के दाने से थोड़ा सा मोटा होता है मखाना का बीज, तो और काले रंग का होता है। इसको कई बार कहते हैं अंग्रेजी में ब्लैक डायमंड। तो इस काले बीज में से जब हम इसको निकालते हैं तालाब से और 2-3 दिन छाया में रखते हैं, उसके बाद कढ़ाई के अंदर जो लोकल जो लोग, बिहार के लोग जो मखाना फोड़ते हैं, वो बेचारे गरम करते हैं। एक दिन अगले दिन इसको रखते हैं, उसके बाद फिर गरम करते हैं और हाथ में देखिए कितना अपने को कष्ट होता है। हाथ में इसका गरम मखाना लेकर के लकड़ी के हथौड़े से इसको फोड़ा जाता है, जैसे एक टेम्परेचर के ऊपर इसको फोड़ा जाता है। फोड़ने के बाद इसका जो कालापन होता है, जो काली सतह होती है, वो फट जाती है और उसमें से जो गुब्बारे के रूप में जैसे गुब्बारा फूटता है, ऐसे लावा फूटता है, जो आप बाजार में खरीदते हैं ना, जो पूजा पाठ में आप लावा लेते हैं, मखाना का लावा उसको बोलते हैं, बीज में से निकलता है। तो ये एक प्रक्रिया है लावा निकालने की। आजकल जो है एक मखाना की मशीन भी बनाई है लुधियाना में हमारे साइंटिस्टों ने, पॉपिंग मशीन जिसको बोलते हैं। उससे भी आजकल पॉपिंग मशीन से भी हम जो है लावा बना सकते हैं। बिल्कुल, पॉपिंग एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें कह सकते हैं स्टेज है
और इसमें हम जानते हैं कि बहुत तकलीफ आती है, बहुत इसमें स्किल भी चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल नई मशीनें भी आ रही हैं जिसमें आप मखाना डाल दें और पॉप होकर निकल आए वो। लेकिन जो अभी भी जो पारंपरिक तरीका था अभी भी उसी से ही किया जा रहा है, लेकिन इस दिशा में भी काफ़ी कार्य किया जा रहा है, जैसा कि हमें राजवीर जी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार। और डॉक्टर बीबी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें आज मटर पर विस्तार से जानकारी दी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आपने भी जो जानकारी दी है उससे हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। और इसी के साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला विषय क्या है कल के अंक का, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल हम बात करेंगे पशुपालन से जुड़े विषय पर, पशुओं में टीकाकरण, और साथ ही जानकारी देंगे भेड़ की नई नस्ल अभिशान पालन एवं उपयोगिता। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहें तो हमें फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, वॉल पर या मैसेंजर के माध्यम से सवाल पहुंचाएं। और एक और आसान तरीका है डीडी किसान का हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दौरान आप इस पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और जाते जाते आपको बता दें कि आप हेलो किसान हमारा यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारा आईडी है @DD किसान चैनल, ये हमारा यूट्यूब आईडी है, जहां पर आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम देख सकते हैं। हेलो किसान को भी देख सकते हैं, पुराना कोई एपिसोड चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं, और अगर इसी एपिसोड को दोबारा से देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी है। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जो तमाम जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं ज़रूर हमारे किसान उससे लाभ लेंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।